हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं बिल्कुल नए सेशन के अंदर। ये होने वाला है अपना लेक्चर नंबर 9 और क्लास 11 फिजिक्स के लिए है ये लेक्चर स्पेशली। और ये सिर्फ आप पढ़ेंगे तो आपके नीट और इन सब में भी काम आ जाएगा। ध्यान से आप हर एक चीज को देखिए, नोट कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर दीजिए। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसके पहले आपके 8 लेक्चर हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। और हर चीज को आप कॉपी में नोट जरूर कीजिए और हर एक चीज को ध्यान से समझिए। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं फिजिक्स के जो आगे जाके फ्यूचर में आपके काम आएंगे। इसके अलावा आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टॉपिक में अपन ने जो पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन पढ़ा था। और अपन ने कुछ बड़ी यूनिट कुछ छोटी यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस की, मास की, इन सबों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे वो एरर्स इन मेजरमेंट के। जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कैसे एरर्स आते हैं, कितने टाइप के एरर होते हैं, कैसे क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। आज एरर्स के लिए स्पेशल है। उसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन डिटेल में, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन डायमेंशंस क्या हो, डायमेंशंस के डिटेल फॉर्मुलेस देखेंगे। तो आज के लेक्चर में अपने जो काम की चीज है वो है एरर्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके आ जाइए और नोट करने की आदत जरूर डालिए। आप नोट नहीं करेंगे तो आगे काम नहीं बन पाएगा। तो अपना पहला टॉपिक आज का है एरर्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर एरर्स तो है ना, क्या है, द डिफरेंट इन ट्रू वैल्यू। द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू जो भी होती है किसी की और उससे क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ अंतर आ जाए। द मेजरमेंट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मतलब आप जो ट्रू वैल्यू होगी, जो भी मेजर करोगे, तो अगर उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है ट्रू वैल्यू से, तो उसको ही क्या बोलते हैं अपन एक तरीके से, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। जैसे कि ये आपके पास एक मार्कर है। इस मार्कर का मैंने बोल दिया कि इसका जो लेंथ है आपके पास 12 सेंटीमीटर का है ये। और अगर आपने मेजर करा और आपने निकाल दिया 11.9, तो डेट मीन्स इसके जो ट्रू वैल्यू से इसके मेजरमेंट के अंदर कोई फर्क आ गया, कोई डिफरेंस आ गया, तो वो क्या होगा, एरर इन मेजरमेंट, मतलब नापने में जो एरर आया उसको। ठीक है। तो इसका जो वैल्यू एरर जो मेजर करते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरर इन मेजरमेंट इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। मतलब आपके पास जो भी आपकी ट्रू वैल्यू थी वो उसमें से माइनस क्या करेंगे अपन, ऑब्जर्व वैल्यू जो अपन ने एक्सपेरिमेंटली फाउंड करी है, ऑब्जर्व करी कि अपनी ये वैल्यू होनी चाहिए, तो उसमें से जो माइनस करेंगे तो वो क्या निकलेगा, आपका एरर निकलेगा। जैसे सोच लीजिए कि मैंने बताया था ये मार्कर का जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास क्या है 12 सेंटीमीटर, और आपके पास जो ऑब्जर्व करी आपने बोली वो 11.9 सेंटीमीटर मेजर करी। तो इसके अंदर जो एरर आ गया वो कितना आ गया, 0.1 का इतना एरर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक तरीके से एरर हो जाएगा इसके मेजरमेंट के अंदर। ये एक एग्जांपल देके बताया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर। अब जनरली एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, उनको डिटेल में अपन देखेंगे, क्योंकि वो आगे जाके आपके काम आएंगे। जो एक्सपेरिमेंट्स आप परफॉर्म करोगे तो वहां पे हर जगह एरर का कंसेप्ट इंक्लूड रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास टाइप्स ऑफ एरर में क्या है, द एरर्स इन ए मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है। जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो, तो वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करती है, डिवाइड कर दी इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं उसके, 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो होता है उसका नाम है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब जैसे कि कोई एरर है और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो आ ही जा रहा है बार बार। जैसे कि आपके कोई इंस्ट्रूमेंट अगर बना हुआ है और उस इंस्ट्रूमेंट में कोई चीज अगर गलत बन गई तो वो हमेशा वो इंस्ट्रूमेंट गलत ही चीज बताएगा। ठीक है। तो वो उसके मेजरमेंट में क्या आ रहा है, सिस्टमैटिक एरर फिक्स हो गया। एक होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या होता है कि कोई एरर क्या है, कंटिन्यूसली आपके लगातार एक तरीके आए जा रहा है, तो उसका क्या एवरेज निकाल के उसको दूर कर सकते हैं, तो वो रैंडम एरर होता है। एक होता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जनरली परसेंटेज और ये सब निकालते हैं, तो यहाँ पे ग्रॉस एरर की बात होती है। तो कितने टाइप्स के एरर होते हैं आपके पास, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। 3 टाइप्स के एरर होते हैं। कौन सा, सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर। ठीक है। कितने टाइप्स के एरर होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन सा, सिस्टमैटिक, रैंडम एंड ग्रॉस एरर। याद रखिए 3 टाइप्स के एरर होते हैं। कौन कौन से, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स। इनके भी अंदर टाइप्स हैं, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ एरर अपने कितने टाइप्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर्स। ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो अपन पढ़ेंगे। पहला टॉपिक
सिस्टोमेटिक एरर इसके बाद का। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे अपन चलते हैं। नोट करते जाइए सारा का सारा कॉपी में, टाइम टू टाइम, ताकि आपकी कॉपी भी मेंटेन होती रहे और बाद में जब फ्यूचर में आप लर्न करें इन सब चीजों को तो अपने माइंड में क्रिएट रहे। आगे देख लेते हैं। आगे जो अपने टाइप्स ऑफ एरर में जो अपन ने पढ़ा है कि सिस्टोमेटिक एरर होता है, एक रैंडम एरर होता है और एक होता है ग्रॉस एरर्स। तो अपन सबसे पहला टॉपिक अपना है सिस्टोमेटिक एरर फर्स्ट टाइप के अंदर। तो सिस्टोमेटिक एरर क्या होता है कि सिस्टोमेटिक एरर वो होता है कि जो किसी कॉज उसका अपन को क्या हो, नोन हो, कि मतलब ये एरर आ क्यों रहा है, ये अपन को पता है कि ये एरर क्यों आ रहा है। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट बनते समय, जैसे कि सोच लीजिए आपने कोई स्केल अगर देखा होगा तो स्केल बना, तो स्केल बनने में जो आपको पता है कि 10 डिविजन्स रहते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 2 के बीच में कितने डिविजन्स रहते हैं, 10। अगर वहां पे 9 ही बने तो आपके हर बार जब भी मेजरमेंट करोगे उस स्केल से तो वहां पे आपके डिवीजन वो 9 ही काउंट करेगा, मगर आपको बताएगा कितना, 1 सेंटीमीटर बताएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन होते हैं, तो वहां पे आपके 1 सेंटीमीटर बता रहा है 9 डिविजन में, तो वो एक तरीके से एरर ही हो गया ना। तो वो क्या है कि अपन को पता है कि कॉज क्या है उसका, तो उसको ही क्या बोलते हैं अपन, सिस्टोमेटिक एरर। ये लिखा हुआ है देखिए, द एरर हुज कॉज आर नॉन, ठीक है, जिसका कॉज अपन को पता है कि वो आ क्यों रहा है, वो एरर क्यों आ रहा है ये अपन को पता है, उसको बोलते हैं अपन सिस्टोमेटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, दिस एरर ऑकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ऑकर होगा वो, हमेशा एक ही डायरेक्शन में। अगर वो पॉजिटिव साइड हो रहा है तो पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड हो रहा है तो नेगेटिव साइड, या तो उसमें ज्यादा बता रहा होगा या कम बता रहा होगा। हो सकता है कि वो 9 डिविजन्स की जगह 11 डिविजन्स बना दे, तो फिर बोले कि इसको आप 1 सेंटीमीटर काउंट करो 11 डिविजन्स को, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो भी क्या है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। आगे, दिस एरर आर डिस्टिंग्विश बिलो। अब ये एरर डिस्टिंग्विश करती है 2 फॉर्म के अंदर। एक आपका फॉर्म रख दिया इन्हें इंस्ट्रूमेंटल एरर, और एक होता है पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर में 2 फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। इसमें ए पॉइंट आपका आ गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर आएगा उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, दिस एरर इज ड्यू टू फैकल्टी डिजाइन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट एरर में बी। ठीक है, अब जो भी आपने फैकल्टी डिजाइन करी है, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करा है और उसमें बनाते समय कोई मिस्टेक आ गई, तो उसमें हमेशा एरर चलता रहेगा। कितनी बार, जैसे कि कंपनी जब कोई भी मोबाइल बनाती है तो आपको पता है कि मोबाइल बनाते समय उस चीज को बहुत बार टेस्ट करती है, फिर उसके बाद उसको मार्केट में लाया जाता है। मतलब तकरीबन इसमें साल भर तक उस पर टेस्ट चलता है, हर तरीके से उसके ऊपर परखा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। बहुत सारे लोग उसको चला के देख सकते हैं, रफली चला के देखते हैं, फिर उसके बाद वो चीज मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ऐसी जो इंस्ट्रूमेंट, जो फैकल्टी डिजाइन हुआ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, उसमें जो एरर आता है वो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जनरली कितने टाइप के होते हैं वो अपन को देखना है यहाँ पे। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में जो इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी पहला है जीरो एरर। अब जीरो एरर क्या होता है, द इन वर्नियर कैलिपर्स, कैलिपर्स एक डिवाइस होता है जो अपन पढ़ेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्मॉल डिविजन, स्मॉल मेजरमेंट कैलकुलेट करने का काम आता है। स्क्रू गेज भी स्मॉल मेजरमेंट काउंट करने के कैलकुलेट करने का काम आता है। स्पेरोमीटर भी ऐसे ही होता है। इन द इनिशियल स्टेट्स द जीरोस ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर और सर्कुलर स्केल। इसमें क्या होता है, वर्नियर स्केल रहता है, थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जीरोस जो होते हैं इसके मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के, वो कोइंसाइड अगर कर जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका कोई एरर नहीं होता। अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते, जैसे कि आपके पास जैसे कि एक स्केल, ये मेन स्केल ये जा रहा है बीच में से, और ये आपका वर्नियर स्केल और मेन स्केल ये ऊपर जा रहा है, तो अगर ये एक दूसरे को बिल्कुल कोइंसाइड आमने सामने अगर कट करें, इसका जीरो इसका जीरो, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं होता। अगर जरा सा भी आगे पीछे होते तो उस कंडीशन के अंदर ये लिखा हुआ है, इफ दे डू नॉट कोइंसाइड, अगर कोइंसाइड नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, देन जीरो एरर एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां पे इसके बाद ये लिखा हुआ, इफ दे डू नॉट कोइंसाइड, देख लीजिए ध्यान से, ये लिखी हुई लाइन, इफ दे डू नॉट कोइंसाइड देन जीरो एरर एग्जिस्ट। ठीक है, अगर
ऐसी कंडीशन में अगर ये एक दूसरे को बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहे, इसका जीरो इसका जीरो, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको डिटेल के अंदर इंस्ट्रूमेंट दिखा के मैं ये चीजें समझाऊंगा। तो आप प्रैक्टिकल जब करेंगे स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स या स्टेरोमीटर के, तो उसमें सर्कुलर स्केल होती है, वर्नियर स्केल होती है। तो वहां पे जब इनका मेन स्केल के साथ में जीरो अगर कोइंसाइड नहीं करता है तो उस केस में या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो कैलकुलेशन अपन को सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है या ऐड करनी पड़ती है उस एरर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए यहां तक, ये आपका हो गया जीरो एरर। उसके बाद सेकंड वाला जो आने वाला है वो आपका है कॉन्स्ट, ये आपका हो गया जीरो एरर के बाद आने वाला है लीस्ट काउंट एरर, उसके बाद है कांस्टेंट एरर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन पर्सनल एरर। तो ये अपना इंस्ट्रूमेंटल एरर पूरा कंप्लीट, सिस्टमेटिक एरर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन रैंडम एरर और ग्रॉस एरर पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं अपन। अभी अपन ने पढ़ा था जीरो एरर। जीरो एरर जो था एक तरीके से आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर था। जो सिस्टमेटिक एरर का ए वाला फर्स्ट वाला जो पार्ट था आपका, आपका जो सिस्टमेटिक एरर में जो ए वाला पार्ट था वो था इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर जो पार्ट था वो जीरो एरर था। जीरो एरर पढ़ चुके अपन। उसके बाद आता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट क्या होता है कि कोई भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो रहता है तो उसका एक पर्टिकुलर उसका लीस्ट काउंट निकाला जाता है। तो क्या है लीस्ट काउंट एरर? द एरर इन ए मेजरमेंट ड्यू टू the error in measurement due to limit of resolutions of instrument। ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रहती है, तो उसको ही क्या बोलते हैं अपन? लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं अपन? लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो आपका आ रहा है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट मतलब एक तरीके से फिक्स, जो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होता है कांस्टेंट एरर के अंदर ये लिखा हुआ है, इफ ऑन टेकिंग रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन द एरर रिमेन्स सेम देन सच अ एरर इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। अगर किसी चीज को आपने मेजर करा और हर एक उसमें मेजरमेंट के अंदर जो एरर आ रहा है वो बिल्कुल सेम का सेम आ रहा है, तो वो जो एरर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट एरर। जैसे मैंने बताया कि स्केल है, तो स्केल में जो आपका जो सेंटीमीटर का जो स्केल है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अगर हम 9 डिवीजन आ रहा है तो उसमें हर एक उसके अंदर आपके पास 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है कंटिन्यूअसली। तो उसके अंदर जो एरर आ रहा है वो एक तरीके से कांस्टेंट एरर है। हर एक मेजरमेंट करोगे तो उसके अंदर वही सेम एरर आ रहा है, सेम एरर आ रहा है, तो वो एक तरीके से क्या होगा? कांस्टेंट एरर हो जाएगा। इसमें सिस्टमेटिक एरर के बाद जो अपना है सिस्टमेटिक एरर का एक पॉइंट तो अपन ने पढ़ी। सिस्टमेटिक एरर में अपन एक ए वाला पॉइंट था इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद सेकंड पॉइंट है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है कि जब जो भी ऑब्जर्वेशन लेने वाला है और अगर उसको नॉलेज नहीं है कि ऑब्जर्वेशन लेना कैसे, रीडिंग कैसे नोट करनी है, किसी चीज को मेजर कैसे करनी है, और उसने केयरलेसनेस दिखा दी, मतलब उसने क्या कर दिया? जल्दीबाजी कर दी या केयरलेसनेस कर दी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर के जो एरर आता है उसको बोलते हैं पर्सनल एरर। मतलब ऑब्जर्वर जो देखने वाला है वो खुद के उसके कारण जो एरर ऑब्टेन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन? पर्सनल एरर। पर्सनल ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? पर्सनल एरर क्या होता है? दिस एरर अराइजेस ड्यू टू द inexperience of the observer, for example lack of proper setting of the instrument। सेटिंग जो आपकी इंस्ट्रूमेंट की करोगे वो क्या है कि सही नहीं हुई तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, मतलब आप जो भी रीडिंग करेंगे तो एक उसका परफेक्ट प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि आपको इसके ऐसे करके ऐसे आप रीडिंग नोट करेंगे तो ही आप उसका नोट कर पाएंगे आगे, और एरर ना आए इसलिए आप इसको ऐसा करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो एरर होते हैं ये आपके क्या होते हैं? पर्सनल एरर, जो क्या होते हैं? इन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वर के कारण होते हैं, या फिर आप देखने करने में आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो गई और आपने आगे पीछे कुछ कर दिया तो आपके क्या हो जाएगा? वो जो एरर होता है वो एक तरीके से क्या होता है? पर्सनल एरर। पर्सनल एरर यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका, सिस्टमेटिक एरर। अपन सेकंड देखेंगे रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। ठीक है, तो आप यहाँ तक तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नोट कर लीजिए इसको। आगे देख लेते हैं। आगे जो अपना है पर्सनल एरर अपन पढ़ चुके हैं। पर्सनल एरर जो अपना आप देखेंगे तो सिस्टमेटिक एरर जनरली 2 पार्ट में डिवाइड था, कि इंस्ट्रूमेंटल एरर कि पर्सनल एरर। फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर भी 3 पार्ट में डिवाइड था आपका, जीरो एरर, लीस्ट काउंट एरर और कांस्टेंट एरर। तो आपका पर्सनल एरर पढ़ा था अपन ने लास्ट में। फिर उसके बाद आपका जो सिस्टमेटिक एरर के बाद जो सेकंड है आपका वो रैंडम एरर और ग्रॉस एरर, तो आगे वही पढ़ेंगे अपन। तो क्या होता है आपका रैंडम एरर? रैंडम का मतलब क्या होता है? जो आगे जाके रैंडमली आता जाए, जैसे कि आप बोल सकते हो कि वेयर द एरर इज इरेगुलर। कैसा है? इरेगुलर, कभी कम कभी ज्यादा। एंड रैंडम मतलब कंटिन्यूटी में आते जाए, देन इट इज कॉल्ड रैंडम एरर बोलते हैं इसको। नो स्पेसिफिक कॉज ऑफ दिस एरर इज नोन, मतलब ये एरर आता क्यों है
इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं पता है, मगर ये एरर आ जाता है। ठीक है, इसका कोई कॉज नहीं पता है कि ये आ कैसे रहा है, बट ये एरर आ जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, रैंडम एरर बोला जाता है। इसके बाद आता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर में क्या होता है कि ये ग्रॉस एरर जनरली जो आता है, जो भी ऑब्जर्वर है उसके केयरलेसनेस के कारण आता है, कि हो सकता है उसने लिखते लिखते रीडिंग, जब वो नोट कर रहा है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, तो रीडिंग नोट करते करते कुछ रीडिंग उसने मिस्टेक कर दी, या फिर उसने नोट करते करते क्या कर दिया, कुछ रीडिंग मिस्टेकली डबल रिपीट कर दी, या फिर उसने नोट करते करते कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको नहीं लिखनी चाहिए थी उसके अंदर, जैसे कि रीडिंग नोट करते करते उसने जल्दीबाजी में देखा नहीं, सही से मेजरमेंट परपेंडिकुलरली नहीं नोट करा उस चीज को, और डायरेक्ट उसने रीडिंग लिख दी, मतलब मीन रीडिंग लिख दी उसने, एब्सोल्यूट नहीं लिखी, मगर उसने क्या कर दिया कि सोच लिया कि ये रीडिंग आनी चाहिए अब इसका, तो उस कंडीशन में जो एरर आती केयरलेसनेस के कारण वो आती ग्रॉस एरर। तो इसके अंदर क्या है, द एरर ड्यू टू विच केयरलेसनेस, ये लिखा हुआ केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है वो ऑब्जर्वर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रॉस एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रॉस एरर। दिस एरर मे बी ड्यू टू द इग्नोरिंग ऑफ द सोर्स ऑफ एरर। ठीक है, मतलब जो सोर्स है वो क्या है, किससे एरर आ रहा है, उसको इग्नोर करना ही ग्रॉस एरर को जनरेट करता है। ग्रॉस एरर को जनरेट करता है, जैसे नोटिंग ऑफ रीडिंग, आप रीडिंग नोट करते हैं तब कोई प्रॉब्लम हो जाए, रॉन्गली नोट कर लें आप उस रीडिंग को, यूजिंग अ रॉन्ग वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन की जो कैलकुलेशन है उसमें आप रॉन्ग वैल्यू का यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या आता है, आपके ग्रॉस एरर आता है, जो जनरली क्या होता है, ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस के कारण, लापरवाही के कारण आपके जनरेट होता है ग्रॉस एरर। तो एरर्स में अपने इतना ही है जो आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा है। फिर आगे जो पढ़ेंगे अपन, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। आगे जो पढ़ेंगे अपन डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनते हैं और डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। और जब तक अगले लेक्चर में मिलते हैं तब तक आप ये सारा नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और नोट जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं फिर।